बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपसे दोबारा मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। नाज़रीन, जो जो एक एक दिन गुजर रहा है इस मुल्क में अवाम इस्तराब का शिकार हो रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन से लेके अब तक इतनी सियासी कशमकश है और इतनी अनसर्टेनिटी और ये गैर यकीनी की सूरत हाल है कि अभी तक कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं। आपस में मुलाकातें हो रही हैं, नून और पीपल्स पार्टी वालों की, एमक्यूएम वालों की, एक दूसरे को डिमांड्स पुटअप हो रही हैं, लेकिन कोई फार्मूला तय नहीं हो रहा। इसी तरह दूसरी साइड पीटीआई की है, वो भी अपने तौर पे एफर्ट्स कर रही है। धांधली के इल्ज़ामात अभी तक इन हैं। ट्विटर और एक्स को बंद कर दिया गया पिछले 48 से 72 घंटे में, अब जाके कहीं वो एक्टिवेट हुआ है। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आवाज़ें उठाई जा रही हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रेजिग्नेशन के हवाले से मुतालबा आया पीटीआई की तरफ से। नाजरीन, कौन इस गैर यकीनी सूरत हाल का सबसे बड़ा विक्टिम है? आप हैं, मैं हूं, आप आम आवाम, वो जिनका ज़रिया माश इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से टोटली डिस्टर्ब हो गया। आपकी मईशत के इंडिकेटर्स तेज़ी से नीचे आ रहे हैं और ग्लोबल रिपोर्ट्स जो लेके आ रही हैं रिजल्ट्स मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के, वो अलार्मिंग हैं। वो आईएमएफ से लेके रेमिटेंसेस तक की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा मुल्की ख़जाना इस वक्त खाली होता जा रहा है और स्टेट बैंक में जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं वो भी कोई इतना पॉजिटिव साइन नहीं है। तो हम मईशत की ही आज बात कर लेते हैं कि जो इस सियासी कशीदगी और सियासी अफरा तफरी की वजह से अनसर्टेनिटी का शिकार है और बिज़नेस हमारे डिस्टर्ब हो गए। छोटे ताजर से लेके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक, सनतकार तक, सब डिस्टर्ब्ड हैं इस वक्त। इसी तरह जो हमारी ज़राअत में से वाबस्ता लोग हैं, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, वो भी डिस्टर्ब्ड हैं। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में अगर हम कहें ना कि उसकी मुआशी तरक्की, वहाँ पे पैसों का फ़्लो, वहाँ पे रोज़गार, जॉब्स, वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स की अगर हम बात करें, वहाँ पे हम बात करें कि पैसों की फरावानी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, लोगों की आवाम जो है वो बेहतर हो रही है, उनका लिविंग स्टाइल बेहतर हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हो रही है उस मुल्क में। तो हम ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं और बल्कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं जो बैरूनी सरमायाकारी होती है। आज मैं आपको बताता चलूँ, मैंने पहले भी वीलॉग्स में ये जिक्र किया, लेकिन आज मैं मुख्तलिफ तरीके से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जहाँ हर चीज़ कंप्रोमाइज़ हो रही है, वहाँ पे हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो नहीं आ रही है तो बहुत थोड़ी आ रही है। 3 मुल्कों का मुआवजना आप कर लें इस वक्त तो आप हैरान होंगे कि वेयर डू वी स्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। इन तीनों की मिसाल ले लेते हैं। माली साल 2023 जो गुजर गया, जो कि जुलाई 2022 से जून 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में बैरूनी सरमायाकारी जो कंपनियां लेके आईं वो 71 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट आई इंडिया में। ये पिछले माली साल की मैं बात कर रहा हूँ। और उससे पिछले माली साल की अगर हम बात करें 2021-22, तो सिर्फ बांग्लादेश में 3.25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कंपनियां लेके आईं उस मुल्क में। और हमारे मुल्क में इंडिया के मुकाबले में पिछले माली साल में 2022 जुलाई 2022 से लेके और जून 2023 तक सिर्फ 1.5 अरब डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। इमेजिन करें किसकी गवर्नमेंट थी पीछे? शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, जो कहते जी हम इस मुल्क को पता नहीं क्या बनाएंगे,
बहुत जैसे कहते हैं ना बड़ा इकोनॉमिक इंजन बना देंगे। तो सूरत-ए-हाल ये है कि आपके मुल्क में बेरोज़गारी की फ़िगर कहाँ जा रही है, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन की फ़िगर कहाँ जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट थी वो रुक गई है और अब तो पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जा रहे हैं। फ़िगर है नाज़रीन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हम कहाँ खड़े हैं। हमारी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें से खरूज जिसे कहते हैं ना, जो पैसे वो कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं और बाहर लेके जाती हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट ही निकाल जाती हैं, 173 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो है कंपनियों की तरफ से। नाज़रीन जनवरी के महीने में यानी पिछले 6 साल में ये सबसे बड़ा खरूज है, 173 मिलियन डॉलर कंपनियां निकाल के ले गई हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंडे का डाटा है और ये 173 मिलियन डॉलर जो है ये निकला और नेट इनफ्लो जो है इसी महीने में जो पैसा आया वो 237 मिलियन डॉलर आया। ठीक है, इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने अगस्त 2023 में चार्ज संभाला था, ये जो अब जाने वाली है अनवारुल हक काकड़ साहब की। और जितनी सियासी अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल सिनेरियो पे है उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो कैलेंडर ईयर है 2024 का, इसमें सियासी कैंपेन्स भी हुई। जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर जनवरी इलेक्शन से पहले की बात है। और जितनी सियासी अफरा तफरी हुई उससे आपकी मईशत इकानमी उसके ऊपर ख़ासी ज़रबें आई हैं अब तक। ठीक है ना जी। अब ये जो लेटेस्ट डाटा है स्टेट बैंक का, ये एक्सप्लेन करता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बैरूनी सरमायाकार हैं, वो पाकिस्तानी हों या फॉरेन कंपनियां हों, वो पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इन्वेस्टमेंट का 1000 दफ़ा सोचती हैं। तजियाकार ये कहने पे मजबूर हैं कि ये जो आउटफ्लोज हुए हैं, खरूज हुआ है, यानी लोग अपना पैसा निकाल के ले गए हैं कंपनियां, ये सन 2018 के बाद पहली दफ़ा इतना बड़ा ये आउटफ्लो है, एग्ज़िट है यहाँ से। ठीक है, पाकिस्तान से गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से। डाटा जो स्टेट बैंक का है वो फर्दर ये शो करता है कि जनवरी में जो इनफ्लोज थे, जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट लेके आई या इंडिविजुअल्स लेके आए, वो 184.7 मिलियन डॉलर्स हैं, 184.7 मिलियन डॉलर FDI। लेकिन जो आउटफ्लो हुए, वही बात जो मैं 173 का बता रहा था, 357 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ। ठीक है ना जी। ठीक है, अब 357 मिलियन डॉलर आउटफ्लो हुआ और नेट आउटफ्लो 173 जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जुलाई से लेके जनवरी, ये जो फिस्कल ईयर चल रहा है जुलाई 2023 से लेके और अब ये जनवरी 2024 में जो पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है जी? 690 के करीब है। 690 मिलियन डॉलर बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आई है। और यही अगर हम बात करें पिछले साल के 7 माह जो हैं माली साल के, उसमें 876 मिलियन डॉलर आपकी बैरूनी सरमायाकारी आई थी। तो उससे आप देख लें कि कितनी नीचे हुई है। ठीक हो गया। और 187 मिलियन डॉलर का लॉस है। इसका मतलब ताजर जो हैं और बाहर से जो कंपनियां हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके ही नहीं आए। ठीक है ना, बहुत कम लेके आए हैं। और दूसरी जो इसमें ख़तरनाक बात है ये कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी हमारे जो ज़रे मुबादला के ज़खायर हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो पूरे नहीं होते, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। और वैसे भी हम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस पूरे ख़ित्ते में पाकिस्तान में सबसे कम हुई है। तो जैसे मैं बता चुका कि पाकिस्तान ने सिर्फ पिछले माली साल में फिस्कल ईयर 2023 में सिर्फ 1.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। तो अब पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमारे, हम कहते हैं ना, जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं बैंकों के, वो तरसीलात ज़र से भरते हैं जो पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं। यानी हम ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास और तो कोई गीदड़ सिंगी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं इस मुल्क में, उस पैसे से आपका ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होते हैं। इवन आपकी जो तरसीलात ज़र हैं, रेमिटेंसेज, दे आर हायर दैन योर टोटल एक्सपोर्ट्स। जो आपकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होती हैं, बरामदात हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। सिर्फ इमेजिन करें, यानी हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी पैसा भेज दें तो हम उस पर खुश हो जाते हैं। ठीक हो गया।
اب یہ جو ہمارے اب ایکسپرٹس ہیں اور تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سیاسی افراتفری ختم نہ ہوئی اور ایک سٹیبل گورنمنٹ نہ بنی، جو کہ نہ بننے کے چانسز لگ ہی رہے ہیں کہ مخلوط گورنمنٹ بن رہی ہے، ہنگ پارلیمنٹ ہے، دو دو تین تین پارٹیاں مل کے گورنمنٹ بنائیں گی، ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، تو اگر یہ غیر یقینی کی صورتحال اسی طرح رہی اور سٹیبل گورنمنٹ نہ بنی تو یہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آنے کے چانسز کم ہیں، اور اسی طرح کمپنیاں یہاں سے سرمایہ زیادہ اور اپنے پروفٹس زیادہ نکال کے لے جائیں گی۔ دوسری بات کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو اب سیکنڈ نیگوشیشن ہونی ہے، چونکہ مارچ میں یہ جو آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ چل رہا ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور اگلا جو ہماری جو اب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونی ہے وہ 6 ارب ڈالر کی ہے۔ اس کے اوپر بھی اب ایک سوالیہ نشان ہے کہ آئی ایم ایف کیا اس نئی آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ وہ اگریمنٹ پاکستان کے ساتھ سائن کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اس کو بھی فورن انویسٹرز دیکھ رہے ہیں، بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بیرونی سرمایہ کار ملک اور کمپنیاں دیکھ رہی ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا جو پاکستان کے ساتھ نیکسٹ جو اگریمنٹ ہے وہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، تو اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا۔ تو سچویشن الارمنگ ہے اس وقت، اور یہ جو خروج ہے سرمایہ کار ڈالرز کا، آؤٹ فلوز جو ہیں، یہ فورن انویسٹرز کے کانفیڈنس کو لیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے اس ملک میں کہ اس ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑے چیلنجز اس وقت ہمیں درپیش ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تو میں نے صرف آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا بیرونی سرمایہ کاری کم ہونے کی بات کر رہا ہوں، اور لوگ یہاں سے پیسہ نکال کے لے کے جا رہے ہیں، تو اب کون سی گیدڑ سنگھی ہے آنے والی گورنمنٹ کے پاس؟ آج میں سن رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس صرف اسحاق ڈار صاحب کی آپشن ہے، اور ان کے پاس پیچھے کوئی بھی پارٹی کے اندر ایسا پولیٹیشین نہیں ہے جو امپورٹنٹ وزارت کے اوپر بیٹھ سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ہی بہت زیادہ ریزسٹنس ہے۔ تو نون کے اندر سنا ہے ریزسٹنس ہے کہ اسحاق ڈار کے خلاف جو ہے ایک محاذ ہے، اور پارٹی کے اندر لوگ نہیں چاہتے کہ اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ 5ویں دفعہ فائنانس منسٹر بنایا جائے۔ تو اگر اسحاق ڈار نہ بنے تو پھر کوئی ٹیکنوکریٹ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی نے پہلے یوز کیے، یعنی اپنا ان کو موقع دیا فائنانس منسٹری کا، تو ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این بھی کسی ٹیکنوکریٹ کی طرف جائے۔ لیکن اب ایک ایسا وزیر چاہیے اس ملک کو، ایسا فائنانس منسٹر چاہیے جو، اور ایسی اکنامک ٹیم اب چاہیے ہوگی جو اس وقت ملک کو ان مشکلات میں سے نکالنے کے لیے، معاشی مشکلات میں سے نکالنے کے لیے، معاشی چیلنجز میں سے نکالنے کے لیے کوئی ایسے فارمولاز لے کے آئے جو انڈیپینڈنٹ فارمولاز ہوں، انڈیپینڈنٹ ٹیکنیکس ہوں۔ آپ پاکستان میں بہت اچھے اچھے برینز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لے کے آئیں آگے اور ان سے اپنی معاشی پالیسیاں ترتیب دلوائیں۔ اگر آپ نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اور عالمی مالیاتی اداروں کی ٹیکنیکس کے ساتھ چلنا ہے تو وہ تو پھر آپ کو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسیز نہیں بنانے دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اس گورنمنٹ کے لیے، اور اس چیلنج سے وہ کس طرح نبض ماں ہوتی ہے، یعنی کس طرح اس کو کاؤنٹر کرتی ہے اور کس طرح اس کو فیس کرتی ہے، یہ آنے والا ٹائم بتائے گا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔